अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। तो बच्चे, आपको पता है कि जो स्केलेटन होता है वो एनिमल्स की बॉडी में सपोर्ट देने के लिए काम आता है, उनको प्रोटेक्शन शेप देने के लिए आता है, जो उनको एक शेप में रखता है। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में 3 तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो बच्चे, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, फर्स्टली हम आते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पे। ये एक ऐसा स्केलेटन होता है जो कि एक लिक्विड की तरह की फोर्स होती है, जो कि सिंपल किस्म के इनवर्टिब्रेट्स जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, अर्थवर्म, इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये एक फ्लूइड होता है, और फ्लूइड किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जो अंदर मौजूद किसी भी एनिमल के किसी भी टाइप की कैविटी के अंदर मौजूद होता है, और चारों तरफ से फोर्स लगा के एनिमल को उसकी मखसूस शेप होती है। यानी फ्लूइड जो सिलोमिक कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बड़ा होता है। यह हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, स्लग्स, एनिलिड्स वगैरह इन सब के अंदर मौजूद होता है, जैसे आप अर्थवर्म में देख रहे हो। तो इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैविटी के अंदर फ्लूइड का मौजूद होना। तो मोस्टली फिर चूंकि ये इसमें कोई रिजिड चीज़ तो है नहीं है, सिंपल सॉफ्ट बॉडी है इसकी, यानी सिंपल एक फ्लूइड है, तो फिर सॉफ्ट होती है उनकी बॉडी। तो इसी वजह से ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो, वो सॉफ्ट बॉडी वाले होंगे। और इसके डिफरेंट फंक्शंस है सॉफ्ट टिश्यू को मेंटेन रखना। ये फंक्शन हम नेक्स्ट इसके ज़रा तफसील से भी पढ़ते हैं। जी बच्चे, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है मेनली किन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे निडेरियंस है, फ्लैटवर्म्स है, नीमाटोड्स, एनेलिड्स, कुछ और भी 1-2 मिसालें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो एनिमल के अंदर क्लोजली इसके अंदर मौजूद होता है, और उसको मतलब स्केलेटन उसको सपोर्ट फ्राहम कर रहा होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जैसे हाइड्रा के अंदर या सी एनीमोन के अंदर आप देखो, तो इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, या आप देख सकते हो कि ये हाइड्रा के अंदर, और ये जो है जेलीफिश वगैरह के अंदर जो स्पेस होगी, जो सिलोमिक स्पेस होगी, तो ये इसके अंदर मौजूद फ्लूइड भरा होगा इस कैविटी के अंदर, और ये चारों तरफ से इसके फोर्स लगाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे किसी वाटर बैलून को अंदर वाटर भर दें, तो एक तरफ से आप फोर्स लगाएं तो वो दूसरी तरफ जाके कंप्रेस होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एक बैलून की मिसाल दे सकते हैं। ये एक तरफ से फोर्स लगती है तो दूसरी तरफ से कंप्रेस होता है। जैसे हाइड्रा हो गया, जब इसके बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो इस तरह से पानी माउथ से बाहर निकलता है, तो मूवमेंट पैदा होती है। इसी तरह से जेलीफिश जो है, इसके अंदर भी सेम इसी तरह का केस होता है कि अंदर वाली सिलोम जो है भरी हुई होती है। ये हाइड्रा की, ये आपको ज़रा क्लोजली दिखाई गया, ये सारी इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, और ये जब बॉडी वॉल किस कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, जो एपिडर्मिस के मसल्स हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो मूवमेंट वगैरह जो है उसी तरह से पैदा होगी। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है, ये इसके अलावा अर्थवर्म के अंदर भी मौजूद होता है। तो अर्थवर्म के अंदर सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, यानी लंबाई की तरफ और जो चौड़ाई की तरफ मसल्स हैं, दोनों मसल्स मौजूद है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। जब सर्कुलर मसल्स इस कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी इलोंगेट होती है, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करते हैं शॉर्ट हो जाती है। तो मुसलसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से इसकी जो बॉडी है वो शॉर्ट लॉन्ग होती है, और रिदमिक वेव्स पैदा होती हैं इसके अंदर इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से। वो रिदमिक वेव्स की वजह से इसके बॉडी के अंदर मौजूद इसको सपोर्ट होती है, और एनिमल की बॉडी आगे की जानिब, यानी बॉडी के एक हिस्से के सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो दूसरे हिस्से के लॉन्गिट्यूडनल, तो बॉडी एक हिस्से से मोटी होकर आगे को फोर्स होना शुरू हो जाती है। इस तरह से इनके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। दूसरी तरह का स्केलेटन होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन। ये एक एक्सटर्नल कवरिंग है, जो कि इंटेगुमेंट, जो कि यहाँ हार्ड शेल हो सकता है, किसी भी किस्म का होता है। इन ऐसी कवरिंग जो एनिमल को बाहर से कवर करे उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। शेल हो गया, ये मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। ये इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि एक्सटर्नल कवरिंग है, एक्सटर्नल सपोर्ट है, वगैरह वगैरह, आप रीड कर लीजिएगा। एक्सोस्केलेटन के फंक्शंस क्या होते हैं? ये एक रिजिड रेजिस्टेंट कंपोनेंट है जो बॉडी को सपोर्ट देता है, यानी प्रोटेक्शन हो गया, एक्सक्रीशन का काम करता है, सेंसिंग, स्पोर्ट, फीडिंग। इसके अलावा बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म की डेसिकेशन से बचाता है, शेप देता है, बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करता है, बैलेंस रखता है। जिस तरह एंडोस्केलेटन के साथ मसल अटैच होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक्सोस्केलेटन के साथ भी मसल अटैच होते हैं। ये बॉडी को बाहर से कवर करता है तो प्रीडेटर से भी बचाता है, इससे बॉडी को सपोर्ट भी मिलती है। और बॉडी को चूँकि सख्त किस्म का होल होता है और बाहर से क्यूटिकल ने भी कवर किया होता है इसको, तो इस तरह डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन से बचाता है, और डेसिकेशन और ड्राइंग से जो इंजरी होती है उससे भी बचाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
बल्कि आपको तो शॉट आने नहीं, आपको तो लॉन्ग ही आने हैं। इन केस एफएससी में बच्चों को शॉट वगैरह आते हैं। बहरहाल इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये बड़ा प्रीडेटर से जो हैजर्ड्स होते हैं यानी बोनी आर्मर की तरह एक्ट करता है और उसको बचाता है और सपोर्ट शेप वगैरह फ्राहम करता है। और अक्सर एनिमल के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है तो वो इतना आसान नहीं होता उसकी बॉडी को करना, क्योंकि बहुत हार्ड कवरिंग होती है, उनको क्रश करना आसान नहीं होता। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब एक बाहर से चूंकि बड़ा मजबूत होता है तो एनिमल की बॉडी ग्रो नहीं कर सकती। इसने जब बाहर की जानिब कवर किया होता है ना एनिमल को, तो अब जिनके अंदर अभी ग्रोथ होनी होती है तो इतनी सख्त किस्म का होल होता है कि बॉडी ग्रो नहीं कर सकती है। तो ये क्या है कि ग्रोथ के अंदर, एनिमल की ग्रोथ के अंदर जो है ये वल्नरेबल यानी ये रुकावट है, हिंड्रेंस है। इसका भी एक हल निकाला हुआ है एनिमल्स ने। इसका हल ये निकाला हुआ है कि उनके अंदर मोल्टिंग एक्डाइसिस होती है, यानी पीरियोडिकली वक्तन फ़वक्तन पुराना एक्सोस्केलेटन उतर जाता है और नया आ जाता है। तो पुराना एक्सोस्केलेटन उतरता है और नया आता है। जिस दौरान पुराना उतर रहा होता है तो उस दौरान इनकी बॉडी ग्रो कर जाती है। और लेकिन इसका भी साइड इफ़ेक्ट ये है कि जिस वक्त पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है और अभी नया नहीं आया होता तो ये प्रेडेटर के साथ एक्सपोज हो सकते हैं। इस वक्त इनको प्रोटेक्शन नहीं होती है तो इनको शिकार होने का खतरा होता है। एक्सोस्केलेटन भी मूवमेंट फ्राहम करता है। इसके साथ अब कुछ पॉइंट पे एक्सोस्केलेटन ज़रा सॉफ्ट होता है, जैसे एनिमल के जोड़ आर्थ्रोपोड के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो उन पॉइंट्स पर उनके साथ जो इंटरनल मसल्स होते हैं ये अटैच होते हैं एक्सोस्केलेटन के साथ। हार्ड एक्सोस्केलेटन के साथ भी मसल उसी तरह है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं इन्वेजिनेशन वगैरह अंदर की जानिब जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। तो जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट में आसानी हो, जैसे जॉइंट आर्थ्रोपोड में जॉइंटेड लेग्स होती है ना, तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होंगे वहाँ पे एक्सोस्केलेटन ज़रा फ्लेक्सिबल होगा और वहाँ पर एक प्रोटीन होती है रेजिलिन, तो वो मौजूद होती है। जब वो कंट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो एनर्जी इस्तेमाल करके एनिमल जो है उसके अंदर वो मूव कर सकता है। तो इस तरह से मूवमेंट के अंदर भी यानी लोकोमोशन मूवमेंट में एक तो सपोर्ट होता है मसल्स को अटैच करने की, दूसरा जॉइंट से मौजूद रेजिलिएंट प्रोटीन जो है वो इनको एनर्जी भी फ्राहम करती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम एक्सोस्केलेटन के बाद एंडोस्केलेटन कंटिन्यू करेंगे।